सोचो, 100 मीटर की दौड़ में जब दो रनर्स एक साथ फिनिश लाइन पार करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि जीता कौन? जवाब है टाइम से। लेकिन क्या आप जानते हो, पुराने जमाने में लोग कैसे समय को मेजर किया करते थे? ना कोई घड़ी थी, ना मोबाइल। वो इस्तेमाल करते थे सनडायल, वाटर क्लॉक और कैंडल क्लॉक। सूरज की परछाई और पानी की बूंदें बता देती थी कितना समय बीत गया है। फिर आया पेंडुलम ब्लॉक। गैलीलियो ने देखा कि जब लैंप झूलता है तो हर झूले का समय बराबर होता है। ये खोज बदल गई पूरी दुनिया में समय मापने का तरीका। आज के जमाने में एटॉमिक क्लॉक्स हर सेकंड को लाखों बार नाप सकते हैं, और स्पीड वही बताती है कौन तेज और कौन धीमा, चाहे दौड़ की बात हो या ट्रेन की। तो चलो आज के वीडियो में जानेंगे टाइम और मोशन का सबसे मजेदार कनेक्शन। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 और साइंस का चैप्टर 8, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। प्रेरणा और उसकी छोटी बहन टेलीविजन पर एक स्पोर्ट्स चैनल देख रही थी। प्रेरणा को दौड़ना बहुत पसंद है और उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे फास्टेस्ट रनर घोषित किया गया है, क्योंकि उसने इंटर स्कूल कंपटीशन में 100 मीटर स्प्रिंट जीत ली थी। अब वह स्टेट स्टेट लेवल की तैयारी कर रही है। उसका सपना है कि एक दिन वह इंडिया को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पर 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट में। पुराने ओलंपिक गेम्स के स्प्रिंट का रीरन देखते समय प्रेरणा हमेशा हैरान होती थी कि वहां टाइम का मेजरमेंट इतना एडवांस्ड है कि जब दो रनर्स लगभग साथ में फिनिश लाइन पार कर रहे हैं, तब भी एग्जैक्ट विनर का पता चल जाता है। लेकिन उसके स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर केवल एक खास प्रकार की वॉच, जिसे स्टॉप वॉच कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं रेसेस का टाइम नापने के लिए। उसने देखा था कि उसकी माँ एक रिस्ट वॉच पहनती है, उसकी बहन अपने मोबाइल पर टाइम देखती है, और उसके अंकल ब्रेल वॉच का इस्तेमाल करते हैं, जो हाल ही में उन्होंने एक टॉकिंग वॉच से बदल ली है, जो सिर्फ एक बटन दबाने पर टाइम बोलकर बताती है। जैसे कि लोगों के घरों में अ, पानी भरने की घंटियां होती हैं। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, वो बोलती हैं, पानी की टंकी भर गई है, कृपया अपनी मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, द वाटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर। इसी तरह से स्कूल के एंट्रेंस पर भी एक बड़ी क्लॉक लगी हुई थी। इन सब को देखकर प्रेरणा के मन में सवाल आया, पुराने जमाने में जब हमारे पास ये मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, तब लोग टाइम कैसे नापते थे? 8.1 मेजरमेंट ऑफ टाइम। बहुत समय पहले से ही इंसान टाइम को समझने और उसका हिसाब रखने में दिलचस्पी लेने लगा था। उन्होंने देखा कि नेचर में कई घटनाएं डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार दोहराई जाती है, जैसे सूरज का उगना, उसका डूबना, मून के अलग अलग फेजेस और मौसम का बदलना। इन घटनाओं के साइकिल्स का उपयोग लोगों ने टाइम कीपिंग के लिए करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कैलेंडर्स बनाए, एक दिन को सन के उगने और डूबने के साइकिल से डिफाइन किया। मतलब एक दिन का मतलब है सूरज का उगना और फिर उसका डूब जाना। इसके बाद शुरू हुई ये खोज कि दिन के अलग अलग हिस्सों में टाइम कैसे पता किया जाए। जब घड़ियां और वॉचेस नहीं थी, तब लोग टाइम कैसे नापते थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए लोगों ने ऐसे कई डिवाइसेस बनाए जो दिन के समय छोटे छोटे इंटरवल्स को नाप सकते थे। इनमें शामिल थे सनडायल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस और कैंडल क्लॉक्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, 8.1 पे आपको जो दिखाई दे रही है, ये है सनडायल। 8.2 में आपको वाटर क्लॉक दिखाई दे रहा है। ए है वाटर फ्लोइंग आउट और टाइप, और फ्लोटिंग बॉल टाइप। फिगर 8.3 में आपको दिख रहा है आवर ग्लास। ये कांच का बना होता है, इसमें रेत भरी होती है, और रेत जो है धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। और नेक्स्ट है आपका एक कैंडल क्लॉक, जिसमें कैंडल के ऊपर मार्क कर रखा है जिस तरह से ये कैंडल जलती जाएगी, कम होती जाएगी, पिघलती जाएगी, वैसे वैसे आप टाइम को मेजर कर पाओगे। जहां तक सनडायल का सवाल है, सनडायल में टाइम को सनलाइट की वजह से
जो शैडो बनती है उस शैडो को नापा जाता था। जैसे-जैसे सन अपना पोज़ीशन बदलता है वैसे-वैसे शैडो जो है उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन बदलती जाती है और जिससे पता चलता था कि कितना टाइम बीत गया है। जहाँ तक वाटर क्लॉक की बात है, तो वाटर क्लॉक में वाटर का बहाव या फ्लो जो है इसको टाइम नापने के लिए यूज़ किया जाता था। इस तरह से जो फर्स्ट फिगर है उसमें पानी जो है वो वेसल से बाहर निकलता था और उस पर टाइम मार्किंग बने हुए होते थे। दूसरे प्रकार में एक छोटा कटोरा या बोल होता था जिसके नीचे एक छोटा छेद फाइन होल होता था। वह कटोरा पानी पर तैरता था और धीरे-धीरे भरते हुए तय समय में डूब जाता था। मतलब नीचे छोटा-सा छेद था और धीरे-धीरे पानी उसमें भरता रहता था और एंड में वो डूब जाता था। फिर उसे दोबारा उठाकर तैराया जाता था। आवर ग्लास जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ये रेत का बना हुआ होता था और कैंडल क्लॉक्स भी मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अब बात करेंगे हम फैसिनेटिंग फैक्ट्स की। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल सम्राट यंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का सनडायल यानी कि सम्राट यंत्र लगभग आज से 300 साल पहले जयपुर राजस्थान के जंतर मंतर में बनाया गया था। ये जगह अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसमें कई एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर्स है और इसकी शैडो हर सेकंड में 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है। इस पर बहुत ही बारीकी से मार्किंग बनी हुई है जिससे सिर्फ 2 सेकंड्स जितने छोटे टाइम इंटरवल को भी नापा जा सकता है। हर दूसरे सनडायल की तरह ये भी लोकल या सोलर टाइम दिखाता है जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जानने के लिए थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी 8.1 में लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट में आपको एक सिंपल वाटर क्लॉक बनाना सिखाया है जहाँ पर एक बॉटल का इस्तेमाल करके और आपको ये बनाने के लिए यहाँ पर सिखाया गया है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और फैसिनेटिंग फैक्ट्स की। एंशियंट इंडिया में टाइम को नापने के लिए शैडो और वाटर क्लॉक दोनों इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पुराना जो हमें रेफरेंस मिलता है शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट का, वो मिलता है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी। सेकंड सेंचुरी बीसीई से लेकर थर्ड सेंचुरी सीई इन 400-500 साल के बीच में कहीं बनी लिखा और उसको चेंजेस आए इसमें। वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो लगभग 530 साल सीई कॉमन एरा में एक वर्टिकल स्टिक की शैडो के आधार पर समय निकालने का सही तरीका बताया गया। वाटर क्लॉक्स के बारे में अर्थशास्त्र और शार्दुल कर्णवंदन जैसे ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन ये घड़ियाँ बहुत सटीक या एक्यूरेट नहीं थी क्योंकि जैसे-जैसे पानी का लेवल कम होता है, वैसे-वैसे पानी का फ्लो ऑफ रेट भी कम हो जाता है। मतलब यदि किसी बॉटल में पूरी बॉटल भरी है, उस समय उसका फ्लो तेज़ होगा और जैसे-जैसे उसकी बॉटल का पानी कम होगा, उसका फ्लो भी स्लो हो जाएगा। इस समस्या को सुधारने के लिए सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक बनाई गई जिसे घाटी का यंत्र कहा गया। इसका पहला जिक्र आर्यभट्ट ने किया था और बाद में एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में इसका हमें रेफरेंस मिलता है। घाटी का यंत्र का इस्तेमाल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में या रॉयल पैलेसेस में या फिर टाउन स्क्वायर्स में लगातार किया जाता था। अब भी बोल डूबता था अभी जब भी बॉल डूबता था, तब समय की घोषणा जो है वो ढोल बजाकर या शंख बजाकर या घंटी से की जाती थी। धीरे-धीरे घाटे का यंत्र को पेंडुलम क्लॉक्स ने 19th सेंचुरी के एंड में रिप्लेस कर दिया। लेकिन टेम्पल्स पर इसे लंबे समय तक रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जैसे-जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ी और लोगों ने लंबी यात्राएं शुरू की वैसे-वैसे टाइम मेजरमेंट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इससे इंस्पायर होके लोगों ने वेट्स, गियर्स और स्प्रिंग से चलने वाले मैकेनिकल डिवाइसेस को बनाया लगभग 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लेकिन 17th सेंचुरी में पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंशन से टाइम कीपिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। नो अ साइंटिस्ट गैलीलियो और क्रिश्चियन ह्यूजेंस पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार या इन्वेंशन जो है वो क्रिश्चियन ह्यूजेंस 1629-1695 ने
उनकी बर्थ डेट और डेथ ऑफ ईयर है ये, ने 1656 में किया। 1657 में इसका पेटेंट लिया। पेटेंट क्या होता है? जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं या इन्वेंशन करते हैं, तो कोई उसको अपने नाम का बताकर और उसका इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए पेटेंट बनाना ज़रूरी होता है। इसका थॉट उन्हें गैलीलियो गैलीली की जो पेंडुलम इन्वेस्टिगेशन थी उससे मिला था। कहा जाता है कि एक दिन गैलीलियो चर्च में बैठे थे, उन्होंने देखा कि छत से लटका एक लैंप धीरे-धीरे झूल रहा है। उन्होंने अपने पल्स से नापते हुए पाया कि हर झूले यानी कि स्विंग में लैंप को बराबर समय लगता है। फिर उन्होंने अलग-अलग पेंडुलम्स में ये एक्सपेरिमेंट्स किए और ये नतीजा निकाला, किसी भी पेंडुलम की एक ऑसिलेशन यानी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जाने में हमेशा एक जैसा टाइम लग रहा था। और अगर उसकी लंबाई सेम होता, जैसे ही लंबाई चेंज करोगे, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बदल जाएगा। 8.1.1 अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक छोटा-सा मेटालिक बॉल होता है, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पर एक मेटालिक बॉल है जिसे हम बॉब कहते हैं। ये बॉब जो है एक किसी रिजिड सपोर्ट या मजबूत सहारे से एक लंबे धागे की मदद से लटका हुआ होता है, जैसे कि आप फिगर 8.7 का ये जो फर्स्ट ए पार्ट है इसमें देख सकते हो। जब पेंडुलम हिलता-डुलता नहीं है यानी कि वो स्थिर है, तो वह उसकी मीन पोजीशन यानी कि ज़ीरो कहलाता है। अगर हम उसके बॉब को थोड़ा-सा एक तरफ खींचकर छोड़ दें, तो वह आगे-पीछे की तरफ झूलना शुरू कर देता है। इस मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, क्योंकि पेंडुलम अपनी जो पाथ है, वो उसमें फिक्स्ड इंटरवल टाइम में इसको दोहराता है। यानी मीन पोजीशन से लेके फिर एक्सट्रीम पोजीशन और फिर वापस मीन पोजीशन तक आने में हर बार उतना ही टाइम ले रहा। तो फिर वन ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? जब पेंडुलम का बॉब अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाता है, फिर दिशा बदलकर डायरेक्शन बदलकर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर वापस ज़ीरो पर लौट आता है, जैसे मैंने आपको बताया, वही एक ऑसिलेशन कहा जाता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि बॉब ए से स्टार्ट होकर बी तक पहुंचकर वापस ए तक आ जाए, तब भी इसको हम एक ऑसिलेशन मानेंगे। एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक्टिविटी 8.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपको लगभग 150 सेंटीमीटर का एक धागा लेना है, स्ट्रिंग लेनी है, एक मेटल बॉल, एक स्टॉप वॉच और एक रूलर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट के लिए धागे के एक सिरे पर बॉब बांध दीजिए, दूसरे सिरे को उसको किसी मजबूत चीज से बांध दीजिए, रिजिड सपोर्ट से, ताकि सपोर्ट और बॉब के बीच की लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास हो। तो बॉब को रेस्ट पर आने दीजिए, फिर उस आपका जो पेंडुलम है वो तैयार हो गया। अब बॉब को हल्का-सा एक तरफ खींचकर और उसको छोड़ दीजिए। पेंडुलम जो है ऑसिलेट करने लगेगा। अपनी वॉच का उपयोग करके यूज़ करके आप क्या कीजिए, पेंडुलम को 10 ऑसिलेशंस पूरी करने में कितना समय लगता है ये आप नोट कर लीजिए। इस एक्टिविटी को आप 3-4 बार रिपीट कीजिए। अब आपकी जो 10 ऑसिलेशन में लगा हुआ जो टाइम है, उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद आएगा, वो आपका टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए द 10 ऑसिलेशंस करने में 20 सेकंड का टाइम आया है। तो आप क्या कीजिए, 20 सेकंड को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आया 2 सेकंड। तो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है 2 सेकंड है। इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10 चक्कर लगाने में 20 सेकंड लगते हैं, तो 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया, टाइम पीरियड का हिंदी में सॉफ्ट सा एक सिंपल सा मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड का मतलब है एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया है उसे सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। फर्क बस इतना है कि आपने टाइम मापने के लिए वॉच का उपयोग किया, जबकि उन्होंने अपने नसों का पल्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे डॉक्टर हमारी पल्स को चेक करता है बिल्कुल वैसे।
अब सोचो अगर आप गैलीलियो होते तो आप कौन-कौन से सवाल पूछते? क्या हर पेंडुलम का टाइम पीरियड एक जैसा होता है? क्या धागे की लंबाई टाइम पीरियड को बदल सकती है? क्या बॉब या जो उसका मास है, वजन है, वो कोई फ़र्क डाल सकता है? अब वही बॉब लेकर पेंडुलम की लंबाई को बदल दो, या तो छोटा कर दो या बड़ा कर दो, तो टाइम पीरियड क्या होगा? क्या टाइम पीरियड बदलेगा? तो हाँ, पेंडुलम की लंबाई बदलने से टाइम पीरियड बदलता है। अब लंबाई को अगर आप बिल्कुल एक जैसा रखोगे और उसका मास बदल दोगे बॉब का, यानी कि ज़्यादा भारी बॉल लगा दोगे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मतलब वज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, केवल उसकी जो लंबाई है धागे की, उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर इस सब से हमने क्या सीखा? कॉन्क्लूज़न क्या निकला? एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पर निर्भर करता है, लेकिन बॉब के मास पर नहीं। एक ही लंबाई वाले जितने भी पेंडुलम्स होंगे, उन सब का टाइम पीरियड एक जैसा ही होगा। All clocks, old or modern, are based on some process repeating continuously, which can be used to mark equal interval of time. यानी कि पुरानी हो या नई हो, सभी क्लॉक्स जो है वो एक ही प्रोसेस पर काम करती है, जो कि बार बार रिपीट होता है। ये जो रिपीट होने वाली चीज है, इसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नापने में हेल्प करने वाली चीज। मॉडर्न क्लॉक्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यानी कि पीरियोडिकली रिपीटिंग प्रोसेस। लेकिन अब वे बहुत ही छोटे, टाइनी और फास्ट वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वाइब्रेशंस ली जाती है, और एटॉमिक क्लॉक्स में कुछ विशेष स्पेशल एटम्स की वाइब्रेशन से समय नापा जा सकता है। पहले जो है ह्यूजेंस पेंडुलम क्लॉक हर दिन लगभग 10 सेकंड आगे या पीछे हो जाती थी, लेकिन आज की एटॉमिक क्लॉक्स इतनी एक्यूरेट है कि वो लाखों सालों में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क करती है। साइंटिस्ट लगातार ऐसे और बेहतर तरीके ढूंढ रहे हैं, जिनसे हम टाइम मेजरमेंट को और ज़्यादा सटीक, एक्यूरेट बना सकें। इसके बाद आता है 8.1.2 एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ये दोस्तों हम अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो हम ये चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नौक की चोर बोलिए, हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।